नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अब शुरू होने वाली हैं। विधानसभा चुनाव में कोई ज़्यादा वक्त अब बचा नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे नेता से मिलवाने वाले हैं जो अपने बयानों की वजह से हमेशा मीडिया की सुर्खियाँ बटोरते हैं। अपने बयानों की वजह से यूपी की राजनीति बड़े चर्चित रहते हैं। वो हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभल से लोकसभा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जी। बहुत स्वागत है सर आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे। मेरा पहला सवाल कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर यूपी सरकार एक ड्राफ्ट लेके आई है। हाँ। उसका लगातार बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। आप खुद बहुत विरोध कर रहे हैं, तो सर ऐसा इस बिल के अंदर क्या है जो आप इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और हम चाहते हैं कि हमारे देश में खुशहाली आए, मेल मोहब्बत बढ़े और तरक्की हो और नया हिंदुस्तान हम बना सकें। ये भी हमारा नारा है। लेकिन ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब मुल्क के अंदर इत्तेहाद हो और ये गलत नारों का, नफ़रत के नारे न लगाए जाएं, बल्कि मुल्क को एक जगह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जिससे कि सब मिलकर देश का काम करें। लेकिन हमारी सरकार, ये जो है बीजेपी की सरकार, ये कोई काम करने नहीं देती। ना हमारी यूपी की सरकार करने दे रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हमें कोई काम करने देती है। हम बहरहाल उन्हें तो सिवाय नफ़रत के नारे से तो मोहब्बत है, लेकिन इससे मोहब्बत नहीं है कि देश एक हो, देश में मिलकर लोग काम करें, देश की तरक्की हो। तरक्की नफ़रत से तो होगी नहीं, बल्कि मोहब्बत से होगी। एक साथ सबका जज्बा देश को आगे बढ़ाने का हो, और देश तभी आगे बढ़ेगा कि जब हमारे आपस में ताल्लुकात अच्छे होंगे और हम मुल्क की भलाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हों। ये तब हो सकता है जब हम एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से न देखें, बल्कि मोहब्बत के ऐसे माहौल को पैदा करें जिससे कि मोहब्बत बढ़े, ताल्लुक़, और हम देश की ज़्यादा खिदमत कर सकें। लेकिन इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर हर मामले में नफ़रत का बीज बोया जा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इस देश को अगर आगे ले जाना है तो इस किस्म के उन्होंने कहा कि 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा ना हो, तो क्या ये तुम्हारा निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है? मैं पूछना चाहता हूँ, कुदरत का निज़ाम तो ये है कि दुनिया बनाने से पहले जिसका नाम कुदरत है, खुदा है या ईश्वर है, जो भी आप उसको कहते हैं, जिस नाम से भी आप पुकारते हैं, तो बहरहाल उसने सबसे पहले रूहों को पैदा किया। जो आदमी की जान होती है, हर एक आदमी रूहों को पैदा किया, और पैदा करने के बाद में फिर उनसे एफिडेविट लिया और उनसे पूछा कि अरबी में अल्फाज आए कुरान शरीफ के अंदर, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो सारी रूहों ने एक ही जवाब दिया, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है और हमेशा तू ही रहेगा। तो हमारा रब जो है पैदा करने वाला तो एक ही है। बहरहाल उसको किसी शक्ल में आप देखते हो, किसी कौम बिरादरी में, किसी भी नस्ल में, बहरहाल उसको किसी भी नुक्ते नज़र से देखा जाता हो, लेकिन अल्लाह का जो कानून है वो उसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकता कोई इंसान भी। बीजेपी के जो मंत्री हैं, एकमात्र यूपी सरकार में मंत्री हैं मोहसिन रजा, उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसे बहुत सारे लोग अभी हैं जो इस बिल का, इस ड्राफ्ट का जो विरोध कर रहे हैं, उनका एक ही मोटिव है कि वो मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना देना नहीं चाहते। जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों में कमी हो रही है, तो उनका एक ही मोटिव है जो इस बिल का, इस ड्राफ्ट का जो विरोध कर रहे हैं। मोहसिन रजा का ये कहना है कि इस बिल का विरोध इसलिए हो रहा है कि मुसलमानों के बच्चों को मुसलमानों में वो जो है मोहसिन रजा, हाँ वो जो है, उसने कुरान शरीफ पर ही हमला बोल दिया, कहीं कुछ कर रहा। तो भाई
गलत सलत कोई काम करने वालों की कमी थोड़ा ही है दुनिया में। हर आदमी कुछ ना कुछ करता रहता है। तो हमारे हाथ में एक गवर्नमेंट है, एक हुकूमत है, हमारे एक मुल्क की हुकूमत है। तो उस हुकूमत को सही तरीके से चलाने का इंतज़ाम करना चाहिए और उसके लिए कानून बनना चाहिए कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ भी तो ये बच्चों का जो आप पैदाइश का जिक्र कर रहे हैं कि 2 से ज़्यादा ना हो, ये करने के, अरे इसका पैदा करने वाला तो और ही है। मुझे भी उसने पैदा किया और आपको भी, और सारी दुनिया को उन्होंने पैदा किया जी। सारी दुनिया को उसने ही पैदा किया है। तो उस पैदा करने वाले पर यकीन नहीं, आपको अपनी पॉलिसी पर यकीन हो रहा है। तो लिहाजा कुदरत की पॉलिसी से टकराना अच्छा नहीं है। अब देखिए, यूपी की देखा देखी, देश की संसद जिसके आप बहुत लंबे समय से हिस्सा रहे हैं, अभी भी उसके हिस्सा हैं। यूपी सरकार ने तो ड्राफ्ट पेश किया ही किया। राज्यसभा के अंदर, देश की संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर बीजेपी के 3 सांसद हैं। उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है और इस पर चर्चा भी सुनने में आ रही है। अगस्त के पहले हफ्ते में इस पर चर्चा भी होनी है। तो वहाँ भी आपका विरोध जाहिर रहेगा क्या? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई मौका मिलेगा तो मैं वहाँ भी जाहिर करूँगा। मैं अपने बहरहाल इसलिए नहीं कि मैं किसी बात से बिलावजह लड़ना चाहता हूँ। मैं तो सच्चाई बयान करने के लिए कहूँगा, जो भी कहूँगा कि उसमें इस सच्चाई पर पर्दा मत डालो। और ये अगर खुदा न खास्ता कम करते एक वक्त ऐसा आ गया कि हमारी जनसंख्या बहुत कम हो गई जी, और दूसरे मुँह फैलाए अभी से बैठे, चाइना है और ऐसे, और उन पर ताकत ज़्यादा हुई तो उस ताकत को रोकने के लिए हम कहाँ से लाएंगे जनसंख्या। अब मैं विधानसभा चुनाव की तरफ चलता हूँ। विधानसभा चुनाव यूपी के जो होने वाले हैं, लगभग 6 से 7 महीने बचे हुए हैं उसमें। यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार को क्या समाजवादी पार्टी रोक पाएगी दोबारा आने से? बीजेपी से कैसे नहीं रोक पाएगी इंशाल्लाह। हमारा अकीदा तो ये है कि समाजवादी पार्टी जी, वो इन चीज़ों में कोई छेड़छाड़ नहीं करती और ना करेगी, बल्कि देश की भलाई के लिए और जो देश के रहने वाले लोग हैं उनकी तालीम के लिए, उनकी और अच्छे कामों के लिए देश का नारा है कि किसानों को भी भाई, किसान तुम्हारे देश का, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसान जो है वही देश की पैदावार करने वाला है, पैदा करता है। उसके लिए आप कोई बजट नहीं बढ़ाते। इसी बिना पर जवाहरलाल नेहरू से उनका झगड़ा हुआ, उन्होंने बीकेडी अलहदा पार्टी बनाई और उसके बाद वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए। समाजवादी पार्टी जो पंचायत चुनाव में काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा था, बीजेपी को एक तरीके से झटका लगा पंचायत चुनावों में। विधानसभा चुनाव के अंदर क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोक पाएगी दोबारा सत्ता में आने से? नहीं, क्यों नहीं रोक पाएगी। वो इस वक्त भी उन्होंने जो कुछ भी किया है गैर कानूनी काम किए और ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर नाइंसाफ़ियाँ की उन्होंने। जो जीते हुए कैंडिडेट को रोका और उनके साथ नहीं, वही समझ रहे हैं कि इलेक्शन में भी हम इस तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ने जाएंगे तो देश का नक्शा बदल जाएगा, बिल्कुल देश के हालात बदल जाएंगे। ये मैं चाहता हूँ कि भाई अखिलेश यादव वो अपनी कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल से। आज दूसरी पार्टी के लोग भी उस समाजवादी में शामिल हो रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि हम नौजवान हमारा पढ़ा लिखा बिल्कुल बेकार है, उसको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। गरीब आदमी ये कोरोना वायरस के दौर में किस कदर लोग गरीब हो गए और परेशान हैं कि उन्हें आज उनके बच्चों को रोटी कपड़ा नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है ताकि ये बुराई के लफ्ज़ जिहाद फलाना ढहका, इसके लिए कानून बनाइए। आप एक कानून बनाइए इसके लिए और उसमें देखिए फिर
कानून के दायरे में जो आता हो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अच्छा, आपने लव जिहाद का मुद्दा उठाया। हाँ। अभी बीजेपी और संघ की 2 दिन बैठक हुई थी लखनऊ के अंदर। हाँ। मीडिया में बहुत सारी चर्चा है और खबर निकल कर सामने आ रही थी कि धर्मांतरण, राम मंदिर, गौ हत्या, धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इन मुद्दों को बीजेपी यूपी के विधानसभा चुनाव में भुनाएगी और इन्हीं मुद्दों में बीजेपी चुनाव लड़ेगी विकास के साथ साथ। तो इन्हीं मुद्दों पर हम जीत जाएंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर मुद्दों पर लड़ाई लड़ी और ईमानदारी से लड़ी तो समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी इलेक्शन जीतेगी और गवर्नमेंट बनेगी उसकी यूपी के अंदर। लगातार ये कहते हैं कि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का एक तरफा वोट मिलता है और ये लगातार पिछले करीब 20-25 सालों से देखा भी गया हुआ है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। लेकिन यूपी के अंदर आपके एक पुराने साथी हैं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी, वो भी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और लगभग उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि मैं 100 सीटों पर चुनाव भी लड़ने जा रहा हूँ। यूपी के अंदर करीब 130 ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें हैं कि जहाँ पे मुसलमान ही तय करता है कि कौन विधानसभा जीतने जा रहा है। मुसलमान उनकी पॉलिसी से मुतमईन नहीं है। मुसलमान ओवैसी की बात नहीं सुनेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, यानी उनकी पॉलिसी से मुतमईन नहीं है तो वो कहीं भी आ जाएं, संभल में खड़ा करें, कहीं भी खड़ा करें, तो उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है और समाजवादी को कोई ख़तरा नहीं है उससे। आपने एक बयान भी दिया था, अभी मीडिया में बहुत चर्चा भी हुई थी इस चीज़ की कि ओवैसी अगर यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो मुसलमानों को ही नुकसान होगा, इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। नहीं, देखिए अब फ़ायदा किसे होगा क्या होगा, लेकिन फ़ायदा नुकसान वोट के बल पे होता है। यानी वोट जिसके पास ज़्यादा है उसी को फ़ायदा होगा और वोट जिसके कम हो जाएंगे उसको नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो चूँकि वो यहाँ के लोकल तो है नहीं जी, समझ गए, ये यूपी में उनकी ज़्यादा कोई पकड़ नहीं है, तो जब यूपी में उनकी ज़्यादा मुसलमानों में या दूसरे लोगों में पकड़ नहीं है तो कैसे वो नुकसान भला से किसी को पहुँच जाए। अगर वो आप बकौल आपके कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को इससे फ़ायदा हो जाएगा, मेरी नज़र में तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला बीजेपी को नहीं है। समाजवादी हर कीमत पर यानी जो काम कर रही है वो किसानों के लिए भी उसने आवाज़ उठाई है और हम किसानों के भी साथ हैं। किसानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, आज तक इतना नहीं हो सका कि उस कानून में तरमीम ही कर देते, उसमें बुला के उस पर सोचते भाई कि अगर किसानों को नुकसानदेह है कोई चीज़ तो उसको बदल दो, लेकिन नहीं, इसके लिए तैयार नहीं है। तो किसानों के हमदर्द कहाँ हैं? किसान भी देश की धरोहर है, देश की धरोहर है किसान। किसान जो कुछ भी कर रहा है देश के लिए करता है और आज उसके साथ जितना जुल्म हो रहा है, उसने आप 7 महीने करीब हो गए और उसको उस लाख वो मर मिटा उस जगह जाके, उन्हें धरने दिए, अपनी जानें कुर्बान कर दी, कितने लोग मर भी गए उस वजह से, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट ने उनके मुताल्लिक कोई बात सोचने के लिए भी तो नहीं कहा। जी हाँ, राजनीति से इतर मेरा एक सवाल है आपसे, 2 सवाल है मेरे आखिरी। सबसे पहला तो आपकी एज जो है 90+ है, आप अपने आप को फिट किस तरीके से रखते हैं? राजनीति में बहुत लंबा आपका तजुर्बा है। दूसरा मेरा सवाल है जी, दूसरा मेरा सवाल है, आपको कितना समय हो गया राजनीति में और राजनीति में शुरुआत किस तरीके से हुई आपकी? मैं गरीब आदमी था और 60 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स में दाखिल हुए जी। 60 साल से मैं पॉलिटिक्स में कर रहा हूँ। सन 1900 क्या नाम है 75 में गालिबन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया जी। उनका इंतकाल हो जाता है तो मेरी वालदा थी और 2 मेरी बहनें थी, एक की शादी हो चुकी थी और उनकी भी पर घर को भी देखने का मामला था। मेरे पास इतना साथ या ताकत नहीं थी कि मैं घर बैठा हुआ खाता रहूं, तो अपने घर को भी देखना था और उनको घर कैसे चले और साथ साथ इसके मुझे कुदरती तौर पर पहले से ये दिलचस्पी थी कि मैं गरीबों का काम करूं, आम लोगों का काम करूं, वो कोई भी किसी भी कौम का हो, किसी भी बिरादरी का हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं।
बहरहाल चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, जाटव हो या कोई भी हो, हरिजन हो, कोई भी हो। तो उसके लिए मैं वो भी काम करता रहा रफ्ते रफ्ते, और कुदरत ने मुझे ऐसे रास्ते पैदा किए कि मैं इलेक्शन म्यूनसिपैलिटी का भी नहीं लड़ सकता था, इतनी ताकत मेरे अंदर नहीं थी जी। तो मैं, अल्लाह ने मुझे मेरी उसको ये, लेकिन ये हुआ उसी के हुक्म से, मेरा कुछ नहीं उसमें, अल्लाह का हुक्म हुआ। तो उसने मुझे आगे बढ़ाया, और फिर सबसे पहले जब मैं असेंबली का इलेक्शन लड़ा तो पहला इलेक्शन में हार गया। फिर उसके बाद में फिर मैं जब इलेक्शन जीत गया असेंबली का, तो असेंबली पहुंच गया, 4 मरतबा असेंबली का मेंबर रहा। मुलायम सिंह और हम दोनों साथ साथ काम करते थे। ये समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह ने और हमने सब ने मिलकर बनाई। जी हाँ जी। और जिससे मुझे आगे बढ़ने का फिर मौका मिला, और यहाँ तक के कुदरत ने मुझे कहाँ से ज़मीन से उठाकर मुझे वो पार्लियामेंट में ऊंचाइयों पर रख दिया। तो उसमें एक शेर सुन लीजिए, मैंने एक गज़ल लिखी है, उसमें एक शेर कहा कि तेरे करम से क्या कुछ नहीं मिला मुझको, मैं था गरीब मुझे बादशाही दे दी। जी हाँ जी। तो ये तो उसके हाथ में है, वो किसी गरीब आदमी को इस काबिल कर दे कि वो ऊंचाइयों पर पहुंचा दे, और या कोई बहुत बड़ा आदमी हो उसे वो नीचा कर दे, फ़कीर बना दे, कुछ भी कर दे। तो ज़िंदगी और मौत भी उसके इख्तियार में है। तो फिर ये तुम्हारा ये बच्चे थोड़े पैदा करना, ये करना, 2 पैदा करो, इससे ज़्यादा में, तो ये इख्तियार तुम्हें किसने दे दिया? ये कुदरत का। अगर तुम मौत को रोक सकते हो और मौत नहीं आने दोगे तो तुम ये कहना कि भाई हम 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका केबल टीवी उत्तर प्रदेश को समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद और उनके मुस्लिम चेहरे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग साहब ने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। यूपी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, आने वाले टाइम में केबल टीवी उत्तर प्रदेश पर ऐसे ही नए चेहरे, ऐसे ही सांसद, विधायक और तमाम जनता के प्रतिनिधियों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ पवन शर्मा, केबल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।